वैश्वीकरण ग्लोबल विलेज की अवधारणा के साथ आया। इस दौर में यह धारणा मजबूत हुई कि सारी दुनिया एक गांव के समान है, जिसका साझा दुख सुख, साझा लाभ हानि और साझी संस्कृति होगी। सूचना संसाधन और पहुंच के मामले में सचमुच विश्व एक गांव में तब्दील हो गया। न सिर्फ व्यापारिक अड़चनें खत्म हुई, बल्कि नवीन ज्ञान विज्ञान, सूचना तकनीक और प्रौद्योगिकी आदि की आवाजाही भी बढ़ी और दुनिया के देश लाभान्वित होना शुरू हुए। विचार, पूंजी, वस्तु और तकनीकी का यह प्रवाह वैश्वीकरण के फलस्वरूप ही संभव हुआ। हम वैश्विक अर्थव्यवस्था का हिस्सा सिर्फ शाब्दिक अर्थों में ही नहीं बने, उसके लाभ हानि में भी साझेदार बने। उपनिवेशवाद, साम्राज्यवाद का वह दौर गया जब लाभान्वित पक्ष सिर्फ शक्तिशाली राष्ट्र ही हुआ करते थे। वैश्वीकरण के वर्तमान युग में तो यदि अमेरिका का पेप्सी कोला भारत में बिकता है, तो भारत असेंबलिंग किया हुआ कंप्यूटर अमेरिका में भी बिकता है। इंग्लैंड की कंपनी वोडाफोन यदि हमारी दूरसंचार कंपनी एस्सार को खरीदती है, तो हमारी टाटा कंपनी ने भी इंग्लैंड की टेटली तथा कोरिया की देवो मोटर्स को खरीदकर सबको चौंका दिया है। यानी वैश्वीकरण प्रतिस्पर्धात्मक अर्थव्यवस्था का असर देती है। इसमें संपन्न देशों को थोड़ा ज़्यादा लाभ जरूर होता है, किंतु विसंपन्न देश भी लाभ से वंचित नहीं रहते। वैश्वीकरण स्थानीय या क्षेत्रीय वस्तुओं का घटनाओं के विश्व स्तर पर रूपांतरण की प्रक्रिया है। यह प्रक्रिया आर्थिक, तकनीकी, सामाजिक और राजनैतिक ताकतों का संयोजन है। कुल मिलाकर वैश्वीकरण आर्थिक प्रयोजनों के लिए राष्ट्रीय सीमाओं का विलोपन है। अतः अर्थ में वैश्वीकरण बेहद सकारात्मक प्रतीत होता है। पैरा। किंतु यह सिक्के का एक ही पहलू है। सिक्के का दूसरा पहलू भी है। वैश्वीकरण सभी प्रकार की गतिविधियों को नियमित करने की शक्ति सरकार के स्थान पर अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों जैसे विश्व व्यापार संगठन, वर्ल्ड बैंक को नियमित करने की शक्ति भी सरकार के स्थान पर अन्य संगठनों को भी प्रदान की जाती है, जो अप्रत्यक्ष रूप से बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा नियंत्रण होते हैं। अब ये संगठन सभी देशों के लिए नियम बनाते हैं, जिसे सभी सरकारों को अपने देश में लागू करने होते हैं। इसके